अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन एमएस एक्सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है कि एमएस एक्सेस को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इस ये हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और एप्लीकेशन तो हम सभी यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को भी यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे देखते हैं कि हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके पैकेज में हमें एमएस एक्सेस भी मिलता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेस किस लिए यूज़ होता है और ये क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ से एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं। ये मेरे पास एमएस एक्सेस का जो है मेन पेज ओपन है। ठीक है, हम एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं। यहाँ से देखिए, मैं ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपनी डेटाबेस की लोकेशन चूज़ करता हूँ कि मैंने डेटाबेस को कहाँ पे सेव कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे DB1 इसको नेम दे देता हूँ और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर ली है, अभी इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, कोई रिकॉर्ड इसमें सेव नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस असल में है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इज कॉल्ड डेटाबेस। मीन बहुत सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास मौजूद हूँ, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। अब मैं बात करूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेटाबेस क्या है? नादरा है, नेशनल डेटाबेस रिकॉर्ड सेंटर जो है। ठीक है, वहाँ पे हम सब का रिकॉर्ड मौजूद है। मसलन अगर मैं जाता हूँ नादरा वालों के पास, मैंने अपना CNIC रिन्यू कराना है, तो वो मेरा CNIC नंबर लिखेंगे। ठीक है, उनको मेरा सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, मेरी मतलब पूरी फैमिली की डिटेल, मेरी सारी जो मेरे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ये वो सारा कुछ उनको मिल जाएगा, मेरे असासाजात जितना भी है। ठीक है, वो क्या है, वो सब एक डेटाबेस में सेव है। ठीक है, उन्होंने डेटाबेस बनाई हुई है। जैसे ही वो मेरा ID नंबर लिखते हैं, उनको मेरी सारी डिटेल मिल जाती है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करें इसके टूल्स वगैरह की, तो इसका सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये टाइटल बार है जिसमें डेटाबेस का नेम और डेटाबेस की लोकेशन वगैरह शो हो रही है, और ये हमें ये बता रहा है कि ये फाइल फॉर्मेट 2007 टू 2016 फाइल फॉर्मेट है। यानी कि ये 2000 से 7 और से जो 2007 से जो ग्रेटर वर्जन है इसके, उनको ये फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। 2000 से जो पहले वाले हैं अर्लियर वर्जन, उनको ये सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टैब्स बार है। ठीक है, ये यहाँ पे सारे टैब्स हैं। फाइल का टैब आ रहा है, होम का आ रहा है, क्रिएट का आ रहा है, एक्सटर्नल डाटा का आ रहा है, डेटाबेस टूल्स आ रहा है, हेल्प आ रहा है, फील्ड्स आ रहा है, टेबल आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास टैब बार है। उसके बाद ये यहाँ पे टैब्स के फिर फंक्शंस ओपन हो जाते हैं कि इसमें इस टैब में कौन कौन से फंक्शंस हम ऑपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे देखें, ये नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन के अंदर हम जितने भी डाटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह बनाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, फॉर्म्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो वो हमें सारी कहाँ पे शो होंगी? नेविगेशन पैन में, ताकि हम उनको आसानी से एक्सेस कर सकें। मेरे पास अगर मसलन यहाँ पे दो टेबल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, मैंने दूसरी टेबल को एक्सेस करना है तो मैं दूसरी पे क्लिक करूँगा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास बेसिकली वर्क एरिया है। ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं और हमारे जो हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारा हमें उसका आउटपुट यहाँ पे शो होता है। उसके बाद देखें, अब हमने डेटाबेस तो ऑलरेडी ही क्रिएट कर ली है DB1 के नेम से। ठीक है, इसमें हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स में फिर डाटा सेव करते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिज़ाइन व्यू पे। ठीक है, यहाँ पे मुझसे ये टेबल का नेम मांग रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पे ये फील्ड नेम मुझसे मांग रहा है, उसके बाद डाटा टाइप मांग रहा है। फील्ड नेम क्या है? टेबल का कॉलम होगा। ठीक है, मसलन हम देखते हैं अपना रिकॉर्ड देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ऊपर नेम, नीचे तमाम स्टूडेंट्स के नेम होते हैं। ठीक है, फिर होता है रोल नंबर ऊपर लिखा होता है, कॉलम का नेम लिखा होता है,
रोल नंबर, उसके नीचे तमाम रोज़ में रोल नंबर लिखे होते हैं, उसी कॉलम के अंदर तमाम रोज़ रोल नंबर वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो फील्ड नेम है ये बेसिकली हमारे पास कॉलम नेम है, ठीक है, कॉलम नेम। उसके बाद ये इसकी डाटा टाइप क्या है कि हमने इस कॉलम के अंदर कौन सा डाटा सेव कराना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिमिटेशंस भी लगा सकते हैं। मसलन हम कभी अगर देखें तो जिस तरह हम कभी ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमसे कहता है अगर हम अपने नेम का जो है हिस्सा छोड़ दें तो वो हमें कहता है कि आप अपना नेम लाजमी एंटर करें, ये लाजमी चीज़ है, ठीक है। अगर हम मतलब जहाँ पे हमसे वो हमारा फ़ोन नंबर मांगता है या आईडी नंबर मांगता है, वहाँ पे अगर हम मसलन हम ABCD पुट करना चाहें तो वो कहता है कि ये डाटा टाइप आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे ओनली आप नंबर्स एंटर करें, ठीक है। तो वो सारी लिमिटेशंस कहाँ से लगती हैं, डाटाबेस के अंदर उन्होंने लगाई होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले है आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आईडी का कॉलम क्यों बन के आ गया है, आईडी यूनिक होती है, ठीक है। अब देखें मैं आपको यहाँ पे प्राइमरी की का बता दूं, प्राइमरी की हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो उस टेबल की यूनिक की होती है, ठीक है। मतलब वो एक रिकॉर्ड की यूनिक की को हम प्राइमरी की कहते हैं। मसलन मेरा नाम फ़हीम है, ठीक है, तो अब मैं अगर नादरा की डाटाबेस में चला जाऊं तो वहाँ पे पता नहीं कितने फ़हीम लोग होंगे, ठीक है, फ़हीम नेम के बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे। अगर मैं उनको कहता हूँ कि मैं अपना नेम बता दूँ कि मैं कहता हूँ हाँ भी मेरा नेम फ़हीम है, ठीक है, आप मुझे बताओ कि मेरे रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं, मेरे असासाजात, ठीक है, मेरे रिपोर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड्स क्या हैं, तो वो वहाँ पे अगर फ़हीम लिखेंगे तो वहाँ पे पता नहीं कितने फ़हीम आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं जी, अच्छा चले मैं यूँ करता हूँ कि मैं ना अपने फादर नेम भी बता देता हूँ, ठीक है, मैं अपना नेम बता के अपना फादर नेम बता देता हूँ, ठीक है, फिर मेरा रिकॉर्ड आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे सेम मेरे नेम वाले पता नहीं कितने लोग होंगे पाकिस्तान में। अब मैं अगर जाता हूँ मैं कहता हूँ कि हाँ जी मेरी ना ये आईडी नंबर है, ठीक है, आप मेरा डाटा रिकॉर्ड निकाल के दें मुझे, ठीक है, तो वो मुझे फ़ौरन और एक्यूरेट रिकॉर्ड निकाल के देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आईडी नंबर है वो हर किसी का यूनिक होता है, ठीक है। आईडी नंबर हमारे CNIC भी देखें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी दो लोगों का CNIC के ऊपर आईडी नंबर सेम हो, कभी ऐसा नहीं होगा। आईडी नंबर हमेशा यूनिक होता है, आईडी नंबर जो है हमारा प्राइमरी की है, यूनिक की है, ठीक है, ये कभी सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरा आईडी नंबर है तो वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, अगर किसी और का आईडी नंबर है तो वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं होगा कि कभी वो किसे रिप्रेजेंट कर दे कभी किसे कर दे, ठीक है। आईडी नंबर हमेशा यूनिक होता है। इसी तरह मैं आपको बता दूं प्राइमरी की क्या है, हर रिकॉर्ड की यूनिक की है, ठीक है। टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे हर रिकॉर्ड की अलग-अलग एक प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की को चलें फिलहाल हम इसकी जो डाटा टाइप है वो ऑटो नंबर रख देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम डाटा एंटर करते जाएंगे तो वो नंबर्स जो हैं आते जाएंगे, एक दो तीन चार, ठीक है, इस तरह से नंबर लगते जाएंगे। फिर मैं एक दूसरा कॉलम बनाता हूँ, दूसरी फील्ड बनाता हूँ नेम की, ठीक है। अब नेम के अंदर मैं क्या ऐड कराता हूँ, अपना नेम ऐड कराता हूँ। तो नेम में 1 2 3 4 नंबर्स तो ऐड नहीं कराता, मैं ABCD ऐड कराता हूँ, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ऐड कराता हूँ। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख दूंगा, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फादर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं शॉर्ट टेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस शॉर्ट टेक्स्ट में देखिए हमारे पास लिमिट होती है, ठीक है, फील्ड साइज की। अब एड्रेस जो है हम इसको लॉन्ग टेक्स्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊँ जिस तरह हमारे पास ये शॉर्ट टेक्स्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड साइज क्या है 255, 255 अल्फ़ाबेट्स हम इस फील्ड में एंटर करा सकते हैं। तो जब हम लॉन्ग टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास फील्ड साइज की लिमिट ख़त्म हो गई है। हम जितना भी मतलब डाटा एंटर कराना चाहते हैं, जितना लंबा एड्रेस भी है, तो हमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं देता हूँ डेट, ठीक है। अब देखें डेट मैंने जैसे वहाँ पे एंटर की, मैं डेट एंड टाइम की डाटा टाइप को सिलेक्ट करूँगा,
ठीक है, डेट एंड टाइम। ये जहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम की डाटा टाइप पड़ी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं करता हूँ मसलन मैं स्टेटस कर देता हूँ, मैरिड स्टेटस कर देता हूँ कि वो बंदा मैरिड है या अनमैरिड है, स्टूडेंट कोई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैरिड अनमैरिड में हमें क्या चीज़ होता है, ठीक है, यस नो हम करते हैं कि वो हाँ जी मैरिड है या नहीं है, तो हम इसकी डाटा टाइप को यस नो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे नंबर्स वगैरह कोई अल्फ़ाबेट्स ये चीज़ें ऐड नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊं, मेरा जो पहला टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फिलहाल मैं इतनी फील्ड्स ही लेता हूँ पहले टेबल में। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके टेबल व्यू में। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ टेबल व्यू में। पहले मैं था डिज़ाइन व्यू में, अब मैं हूँ टेबल व्यू में। अब देखें फिलहाल यहाँ पे न्यू है, मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नेम। ठीक है, ये मेरा नेम आ गया, ये मेरा फादर नेम आ गया, ये मेरा एड्रेस आ गया। और देखें डेट के फील्ड में हमने क्या चीज़ सिलेक्ट की थी, डाटा टाइप डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट के फील्ड में हमने डाटा टाइप डेट एंड टाइम सेलेक्ट की थी। लेकिन जैसे ही हम डेट वाले फील्ड में आए तो हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे कैलेंडर का आइकॉन मिल रहा है कि हम यहाँ से कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं डेट सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें यहाँ पे डेट मेरी एंटर हो गई है। अब यहाँ पे स्टेटस है मेरा, ठीक है, तो मैं अनमैरिड हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सॉरी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सेकंड रो में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली। ठीक है, अब दोबारा मैं डेट लिखता हूँ। ठीक है, डेट में यहाँ से डाल देता हूँ, मैं इसको चले मैरिड कर देता हूँ। अब देखिए मैं जब पहले रिकॉर्ड पे था तो ऑटोमेटिक नंबर 1 आ गया आईडी नंबर, अब मैं दूसरे रिकॉर्ड पे हूँ तो ऑटोमेटिक आईडी नंबर 2 आ गया। ठीक है, अभी मैं अगर इसको 1 करना चाहूँ तो ये 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे कहेगा कि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, इस आईडी का रिकॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से यानी कि मेरा कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा। एक तो इस तरह से हमारी मेमोरी की स्पेस हमें बचेगी। ठीक है, कि हम कोई भी रिकॉर्ड्स को डबल नहीं इनपुट इन कर सकते इसमें। दूसरा, ठीक है, हम यूनिक आईडी के ज़रिए यूनिक रिकॉर्ड ही सर्च करेंगे हमेशा। ठीक है, जब भी हम सर्च करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, एक्यूरेट रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की जनरेट करते हैं हर टेबल में अंदर एक चीज़ को प्राइमरी की रखते हैं, और प्राइमरी की हम ऐसे कॉलम को रखते हैं कि जो हमारे पास दोबारा रिपीट ना होना हो, जो यूनिक हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आईडी को यूनिक रख दिया, प्राइमरी की बना दिया यहाँ पे आईडी को। अब मैं दोबारा अगर इसके व्यू में जाता हूँ, ठीक है, डिज़ाइन व्यू में, तो अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरे भी कोई कॉलम्स वगैरह अगर फील्ड्स मैंने ऐड करानी है तो मैं ऐड करा सकता हूँ। उनके ऊपर लिमिटेशंस मैं कैसे लगाता हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ। इंडेक्सेस यस नो, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन जनरल, कि हमारे पास टेक्स्ट कहाँ पे आए। ठीक है, न्यू वैल्यूज़ इंक्रीमेंट, अब ये फॉर्मेट हमसे मांग रहा है कि इसका फॉर्मेट क्या हो। ठीक है, अगर कोई करेंसी फॉर्मेट हम देना चाहते हैं, ठीक है, या हम देखें यहाँ पे करेंसी के फॉर्मेट्स आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको जनरल नंबर ही कर रहे हैं ना। ठीक है, कैप्शन है इसमें, टैक्सेस यस नो, ठीक है, डुप्लीकेट्स ओके, यस नो हमने डुप्लीकेट नहीं करना, नो डुप्लीकेट्स हम कर देंगे इसको। अब दोबारा हम इसके टेबल व्यू में चले जाते हैं, ये हमारे पास एक टेबल था। ठीक है, देखें ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है स्टूडेंट्स
का टेबल और इसका रिकॉर्ड देखें यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये शो हो गया। इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो देखें ये मुझे यहाँ पे शो हो गया मेरा रिकॉर्ड, ठीक है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में जो भी पढ़ा था। अब मैं यहाँ से अगर करता हूँ कि न्यू टेबल में एक ऐड करता हूँ क्रिएट टेबल पे आ गया मैं, यहाँ पे न्यू टेबल मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ, ठीक है। टीचर्स में इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास क्या फील्ड आ गई है, आईडी, ठीक है। आईडी को मैं वैसे ही प्राइमरी की रखूँगा और इसको ऑटो नंबर ही रखूँगा। चले मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट डिपार्ट कर देता हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट जेंडर, मेल लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं यस नो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस टेबल को सेव करके इसके टेबल व्यू में चला जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको डाटा शीट व्यू मिल रहा है और डिज़ाइन व्यू मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई रिकॉर्ड ऐड कराता हूँ, कोई भी नेम हम लिख देते हैं, सिंपल चले अली ही लिख देते हैं। डिपार्ट में लिख देता हूँ आईटी, ये मेल है जी, ठीक है। अभी मैं कोई दूसरा नेम लिख देता हूँ, इसको मैं इंग्लिश कर देता हूँ, ये भी मेल है, ठीक है। आप देखिए ये मेरे पास रिकॉर्ड जो है ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर सेव होते जा रहे हैं। उसके बाद फ़िलहाल मैं इस डेटाबेस को क्लोज करके दोबारा इसको ओपन करता हूँ और इसके डाटा को एक्सेस करता हूँ। हम चले जाते हैं जी एक्सेस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रिसेंट में हमें मिल रहा है DB1, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से, या फिर हम यहाँ पे ओपन पे जाके हमने अगर कोई और लोकेशन दी हुई तो हम ओपन पे जाके उसकी लोकेशन को ओपन कर लेते हैं, DB1, ठीक है। ये देखिए ये इनेबल कंटेंट में यहाँ से कर देता हूँ, ये DB1 आ गया, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स का टेबल पड़ा हुआ है। ये देखें स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर मेरे पास मैंने 2 रिकॉर्ड्स को सेव कराया था तो वो 2 रिकॉर्ड मुझे मिल रहे हैं। टीचर्स के टेबल में मैंने 2 रिकॉर्ड सेव कराए थे तो मुझे 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। इसी तरह हम जितना भी हमारे पास डाटा होता है हम उसको उनको टेबल्स में शो करा सकते हैं। अगर मैं मतलब सिंपल इनका एक ही टेबल बना देता, ठीक है, और कोई मुझे कहता कि इसमें से स्टूडेंट्स को अलहदा करो और टीचर्स को अलहदा करो, ठीक है, तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती। मैं देखता कि हाँ भी ये स्टूडेंट है या टीचर है, ठीक है, फिर मैं उन दोनों को अलग-अलग करता, ठीक है, पूरे टेबल को नॉर्मलाइज करता मैं, ठीक है, स्टूडेंट अलहदा, टीचर अलहदा, ठीक है। मतलब मुझे ना उसकी फ़िल्टरिंग में काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करके उसके 2 टेबल्स बना दिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स। अगर अब मुझसे कोई पूछे कि हाँ भी आपकी यूनी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उसको यहाँ से देख के बता दूंगा कि जी 2 स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपकी यूनी में आईटी के कितने टीचर हैं और इंग्लिश के कितने टीचर होंगे, तो मेरे पास अगर उसका डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं उसको फ़ौरन बता दूंगा कि मेरे पास ना इतने आईटी के टीचर्स हैं और इतने इंग्लिश के टीचर हैं। मसलन जब हम किसी फार्मेसी स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे, हम उनको दिखाते हैं जी ये मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है, जो हमें डॉक्टर ने बना के दी है और ये मेडिसिन हमें चाहिए, ठीक है।
तो वो अपने कंप्यूटर के साथ ही खड़े होते हैं और हमें बता देते हैं कि ये टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी, ये टैबलेट्स आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा इनकी ना आप हमें बता दें कि 15 दिन की प्राइस कितनी बन जाएगी इन टैबलेट्स की, ठीक है। तो वो हमें उसी वक्त बता देते हैं कि 15 दिन की प्राइस इतनी बन जाएगी, ठीक है, और अगर आप 1 महीने की लेंगे तो उनकी इतनी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ से देख रहे होते हैं, उनके पास उस चीज़ की डाटाबेस मौजूद है, ठीक है। वो देखते हैं कि हमारे पास ये टैबलेट्स पीछे स्टॉक में अवेलेबल हैं या नहीं है, तो हमें बता देते हैं कि जी ये मेडिसिन जो है अवेलेबल है, ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने उनकी प्राइसेस भी वहाँ पे ऐड की होती हैं, ठीक है। जैसे वो क्वांटिटी लिखते हैं, मीन यहाँ पे अगर वो लिखते हैं कि 15, ठीक है, तो वो 15 टैबलेट्स की आगे प्राइस मिल जाती है। वो अगर 30 लिखते हैं तो 30 टैबलेट्स की प्राइस मिल जाती है, फिर उस प्राइस को टोटल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम डाटाबेस में इन चीज़ों को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑटो रिकॉर्ड्स को कैसे हम देखते हैं, और उसके बाद हम ट्रिगर्स वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रिगर्स वगैरह होते क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विंडो इसका डाटाबेस के जो फॉर्म्स हैं वो बनाना सिखाऊंगा कि हम फॉर्म्स के ज़रिए डाटा की एंट्री कैसे कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट के अंदर हमें फॉर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम क्यूरीज को देख लेंगे, ठीक है। क्यूरीज क्या है, बेसिकली क्यूरी एसक्यूएल हमारे पास लैंग्वेज है डाटाबेस की, जिसमें हम अभी तो हमने यहाँ पे जीयूआई को यूज़ करते हुए टेबल को क्रिएट किया है, ठीक है। मीन हम इसके इस टेबल के डिज़ाइन व्यू में गए, यहाँ पे हमने फील्ड्स ऐड की, उनकी डाटा टाइप ऐड की, ठीक है। फिर हम उसके डाटा शीट व्यू में चले गए, ठीक है। तो क्यूरीज के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो डाटाबेस की जो लैंग्वेज है एसक्यूएल, उसके ज़रिए हम डाटाबेस टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उनके अंदर फील्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और फील्ड्स को अगर हमने उन पर कोई लिमिटेशन वगैरह लगानी है तो हमने उनको लिमिटाइज कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, और फॉर्म्स के ज़रिए हम इसी टेबल के अंदर डाटा एंटर कराएंगे, ठीक है। फॉर्म्स के ज़रिए हम टेबल के अंदर डाटा कैसे ऐड कराते हैं, जैसे हम किसी ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट पे जाते हैं तो वो वहाँ से हम सारा डाटा मांगते हैं, और हम जैसे ही यस क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा, वो कहते हैं कि आपका डाटा ना सेव हो चुका है। हमारा डाटा एक डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। अगर हम दोबारा जाके अपना वहाँ पे आईडी कार्ड नंबर या रोल नंबर लिखते हैं तो हमारा जितना भी रिकॉर्ड पड़ा होता है वो हमें मिल जाता है दोबारा से, ठीक है। ये पूरा रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। वो सब कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम फॉर्म्स के ज़रिए डाटा को कैसे टेबल्स के अंदर सेव कराते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।